हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 30 मई और आज की इस वीडियो में हम 30 मई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि ये वीडियो आप लोगों को लंबा लगता है तो आप इस वीडियो को डेली 1.5 की स्पीड में देख सकते हैं, जिससे कि आपका ये जो करंट अफेयर का वीडियो है ये 10 से 12 मिनट में कंप्लीट हो सकेगा। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। चौथे कार्यकाल के लिए बशर अल असद ये किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो बशर अल असद जो कि दोबारा से सीरिया के राष्ट्रपति बन गए हैं, और ये वही सीरिया है जिसे टाइगर श्रॉफ ने तहस नहस कर दिया था। हालांकि मैं ऐसे बता रही हूँ, एग्जाम में ऐसे आप लिख नहीं आना। तो सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं बशर अल असद। यदि हम बात करें सीरिया की, तो आप मैप में देख सकते हैं सीरिया की लोकेशन। इजराइल जो कि सबसे ज़्यादा चर्चे में रहा है, इसके बारे में हम बीते दिनों में डिस्कस कर भी रहे थे। तो यहाँ मैंने आप लोगों को एक पहाड़ी का नाम याद रखवाया था, गोलन हाइट्स, जिसे लेकर के इजराइल और सीरिया के बीच में विवाद भी है। इसी गोलन हाइट से निकलती है जॉर्डन रिवर, और ये आकर के ये जो आप देख रहे हैं डेड सी, यहाँ आकर के मिल जाती है। तो सीरिया की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? ये है दशमिक, करेंसी है सीरियाई पाउंड। और यहाँ के जो राष्ट्रपति बने हैं बशर अल असद, इन्होंने 95 यानी कि लगभग 95% वोटिंग के साथ ये चुनाव जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम, जिसे आप एस्मा भी कहते हैं, ये लागू किया है? तो हाल ही में ये लागू किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, और ऐसा ही अधिनियम कुछ समय पहले ही छत्तीसगढ़ में लगाया गया था। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो एस्मा एक्ट है, जब किसी राज्य में लगाया जाता है तब इसकी अधिकतम अवधि होती है 6 महीने की, मतलब कि ये 6 महीने तक लगे रहता है उस राज्य में। अब इस क्वेश्चन में जो टर्म लिखा हुआ है एस्मा, ये है क्या? असेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट, दैट इज एस्मा, जो कि लाया गया था 1968 में। लाया क्यों गया था? तो देखिए, जब कभी भी किसी राज्य में ऐसी सिचुएशन आती है, मान लीजिए कि जो भी असेंशियल चीज़ें हैं, असेंशियल चीज़ें कहने का मतलब है कि जैसे कि सार्वजनिक सेवाएं हैं या हेल्थ, ये भी तो असेंशियल चीज़ों के अंतर्गत ही आता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो कर्मचारी हैं ये किसी भी तरह का विरोध ना कर पाएँ, क्योंकि इस हालात में इनकी सबसे ज़्यादा यानी कि सख्त ज़रूरत होती है। तो ऐसे में किसी भी तरह का ये विरोध ना कर पाएँ, तो ऐसी अवधि में जब तक कि उस राज्य में ये एस्मा लगाया गया है तब तक ये किसी भी तरह का हड़ताल या धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। और यदि किया जाता है तो इन्हें जेल भी हो सकती है। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि इस कानून का उल्लंघन करने पर, जिस किसी भी राज्य में ये कानून लगाया गया है, इसका यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति जो कि हड़ताल करने के लिए दूसरे लोगों को उकसाएगा या उन्हें पैसा देगा, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, मतलब कि उस व्यक्ति को 1 साल की जेल, 1000 रुपये जुर्माना, ये दोनों भी हो सकते हैं इस कानून के अंतर्गत, जो कि हाल ही में लगा दिया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी लखनऊ, और लखनऊ ये बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से भारत का पहला हेल्थ एटीएम लॉन्च किया गया था। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें ये उत्तर प्रदेश से ही आती है, कुल 80, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है 31। यहाँ का राज्य की पशु है बारहसिंगा, पक्षी है सारस, पेड़ है अशोक। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये दोनों ही स्थित है उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जिसे अभी हाल ही में टाइगरों की संख्या को 2 गुना करने के लिए T x2 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हाल ही में यहाँ लैंड होल्डर्स के लिए 16 डिजिट का यूनिकोड जारी किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो कि नोएडा में बन रहा है। भारत का पहला लेदर पार्क ये कानपुर में बनाया जाएगा। साथ ही पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य ये भी उत्तर प्रदेश ही है। हाल ही में किस देश की सरकार ने खुफिया विभाग से 90 दिनों में कोविड-19 की उत्पत्ति का पता लगाने का निर्देश दिया है? तो देर आए दुरुस्त आए, ऐसा निर्देश अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा दिया गया है। देखिए, लास्ट टाइम जब यहाँ डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी तब ये डंके के चोट पर ये कहते आ रहे थे कि ये जो पूरी दुनिया की हालत है कोरोना महामारी के कारण, ये चाइना की ही देन है। हालांकि इनकी बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया गया था, लेकिन काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो कि चाइना को ही इसका जिम्मेदार मानती हैं, और ये स्पष्ट भी नहीं है, मानती तो हैं, लेकिन इसका पता लगाने के लिए प्रेजेंट टाइम में अमेरिका की जो सरकार है जो बाइडन की, इन्होंने यहाँ का जो खुफिया विभाग है इसे 90 दिनों के अंदर अंदर, यानी कि लगभग 3 महीने का इसे टाइम दिया गया है कि ये जो कोरोना वायरस है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है इसका पता लगा करके बताया जाए। तो निर्देश दिया है अमेरिका के द्वारा। तो ये जो खुफिया एजेंसी है 90 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। देखना ये होगा कि इस रिपोर्ट में क्या निकल करके सामने आता है। यदि हम बात करें अमेरिका की, इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी,
जो कि पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है और इसी वॉशिंगटन डीसी को अमेरिका के 51 राज्य के रूप में प्रस्तावित किया गया है। यहाँ की करेंसी है यूएस डॉलर। प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, जो कि यहाँ के 46वें क्रम के प्रेसिडेंट है। भारतीय मूल की कमला हैरिस, जो कि है यहाँ की उपराष्ट्रपति। इसके अलावा ऊपर यदि आप देखेंगे कनाडा के पास ही है कनाडियन शील्ड, जहाँ कुछ समय पहले ही दुनिया का सबसे प्राचीनतम पानी खोजा गया है। नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है रॉकीज। साथ ही नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच स्थित है पनामा स्ट्रेट। अगला है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। ये कब मनाया गया? तो ये हाल ही में 29 मई को मनाया गया। 29 मई को ही क्यों मनाया जाता है? तो आप जिनकी इमेज देख रहे हैं, जिन दो व्यक्तियों की, इनमें से एक हैं एडमंड हिलेरी, दूसरे हैं तेनजिंग नॉर्गे। इन्होंने ही सबसे पहले माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, इस पर चढ़ाई की थी। कब की थी? 1953 में। और इन्हीं की स्मृति में 2008 से 29 मई को माउंट एवरेस्ट डे के रूप में मनाया जा रहा है। माउंट एवरेस्ट ये है कहाँ? तो ये स्थित है नेपाल में, जहाँ इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है और इसका तिब्बती नाम है चोमू लुंगमा। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली हम नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ दोबारा से चुनाव होने हैं। राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी। राजधानी है काठमांडू। काठमांडू में हेडक्वार्टर स्थित है सार्क का और यहाँ की करेंसी है नेपाली रुपया। यदि हम माउंट एवरेस्ट से ही रिलेटेड कुछ करंट के फैक्ट डिस्कस करें तो देखिए, कल मैंने आप लोगों को एक महिला का नाम बताया था। इनका नाम है सांग यिन हंग। ये किस कंट्री से बिलोंग करती है? हांगकांग से। और मैंने क्या बताया था कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय में, यानी कि सबसे तेजी से चढ़ाई करने वाली ये दुनिया की पहली महिला बनी है। एक और नाम आप याद रखेंगे जो कि चर्चे में रहा है, कामी रीता शेरपा का, नेपाल से बिलोंग करते हैं। माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा यानी कि 25 बार चढ़ाई करने वाले ये दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं। अब यदि हम बात करें 28 मई की, तो 28 मई को क्या मनाया गया है? एमनेस्टी इंटरनेशनल डे। 25 मई को इम्पॉर्टेंट है, ये मनाया गया है वर्ल्ड थायराइड डे। हाल ही में किस अभिनेता को यूएई सरकार ने गोल्डन वीज़ा दिया है? ये हाल ही में दिया गया है बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को। तो इस क्वेश्चन से मैं आप लोगों को ये नहीं बताना चाह रही हूँ कि यूएई की सरकार ने भारत के किसी अभिनेता को ये वीज़ा दिया है। इस क्वेश्चन से मैं आप लोगों को गोल्डन वीज़ा के बारे में बताना चाहती हूँ। गोल्डन वीज़ा ये है क्या? तो देखिए, लास्ट ईयर ही मतलब कि नवंबर 2020 में यूएई गवर्नमेंट के द्वारा एक नए वीज़ा की घोषणा की गई थी, जिसका नाम है गोल्डन वीज़ा। इस वीज़ा को जारी करने की मंजूरी दे दी गई थी, जो कि 10 साल के लिए लागू होना था। कहने का मतलब है कि इस वीज़ा का इस्तेमाल कौन कर सकते हैं? विश्वविद्यालय के जो पेशेवर हैं, जो कि अन्य कंट्री में रहते हैं, मतलब कि जो यूएई में नहीं रहते, इसके बाहर की कंट्री में रहते हैं। कौन कौन हो सकते हैं? विश्वविद्यालय के पेशेवर हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, या कोई भी पीएचडी होल्डर। ये इस वीज़ा के थ्रू, मतलब कि ये गोल्डन वीज़ा लेकर के 10 साल तक यूएई में रह सकता है। हालांकि बाद में इस गोल्डन वीज़ा के रूल्स में कुछ बदलाव किया गया था और इसी के तहत ये जो गोल्डन वीज़ा है ये दिया गया है संजय दत्त को। किसने दिया है? यूएई की सरकार ने। तो आप मैप में देख सकते हैं यूएई की लोकेशन, ये है इंडिया और ये है यूएई। इसकी कैपिटल क्या है? तो ये है अबू धाबी। करेंसी है यूएई दिरहम। इसके अलावा दुबई, ये भी यूएई में ही स्थित है और कुछ समय पहले ही दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित, यानी कि सबसे ऊंचा झूला जो कि दुनिया का है, ये दुबई में ही स्थापित किया गया है। और आप क्या रिलेट कर सकते हैं? तो देखिए, यूएई का जो पहला मार्स मिशन है, जिसका नाम है होप मिशन, इसकी घोषणा की गई है। साथ ही यूएई के द्वारा यूएई की ही पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, इनके नाम की घोषणा की गई है, जो कि है नूरा अल मतरोशी। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। आसपास की यदि आप लोकेशन देखेंगे तो इसी मिडिल ईस्ट एशिया में जाते हुए यूएई से यदि आप थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ क्या है? पर्शियन गल्फ। और यहीं से एक फैक्ट मैंने आप लोगों को बताया था, ईरान का जो फरजाद गैस फील्ड है, जो कि एक प्रोजेक्ट था, इससे हाल ही में किसे बाहर किया गया है? भारत को इससे बाहर कर दिया गया है। हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये हाल ही में लॉन्च किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। सेहत, इसकी फुल फॉर्म बनती है सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। ये है सेहत की फुल फॉर्म, जो कि किन के लिए लॉन्च किया गया है? सेवारत सशस्त्र बलों। कहने का मतलब है कि जो सेना है, नौसेना है, वायुसेना है और पूर्व सेना के जो कर्मचारी हैं और उनके जो परिवार हैं, इन्हें टेलीमेडिसिन की सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी इस पोर्टल के माध्यम से। यदि हम बात करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? ये है लखनऊ। लखनऊ के बारे में अभी मैंने बताया है। जो राजनाथ सिंह जी हैं,
ये भारत के पहले ऐसे रक्षा मंत्री हैं जिन्होंने तेजस विमान पर उड़ान भरी है। अगला है, हाल ही में ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये भी हाल ही में WMO यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन इसके द्वारा जारी किया गया है। अभी है क्या? तो ये जो WMO है जो कि इसने ये रिपोर्ट रिलीज़ की है, इसके अनुसार पृथ्वी पर जो औसत तापमान है यानी कि जो एवरेज टेम्परेचर है ये अब 1800 दशक यानी कि अब से 200 साल पहले क्या था 1800, अब तो चल रहा है 20वीं सदी। तो 1800 जब चल रहा था, इसके दशक के अंत की तुलना में लगातार 1 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है ये अब पृथ्वी पर बढ़ गया है। तो इस एजेंसी के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है इसमें यह पाया गया है कि ये जो वैश्विक तापमान है ये 1.5 डिग्री वार्मिंग की ओर बढ़ रहा है। अब ये 1.5 डिग्री ये है क्या? तो देखिए कुछ समय पहले ही जो IPCC है इसके द्वारा भी एक और रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी जिसमें कि ये बताया गया था कि पृथ्वी का जो वर्तमान टेम्परेचर है ये लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और ये धीरे धीरे पहुंच रहा है 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो जो पेरिस जलवायु समझौता हुआ था, कब हुआ था? 2015 में। इसे आप COP21 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 के नाम से भी जानते हैं। इसी COP21 में ये मुद्दा भी उठाया गया था कि किस तरह से जो वैश्विक तापमान है पृथ्वी का इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से रोका जा सकता है। इसे तो रोकना ही है, साथ ही पृथ्वी का जो वैश्विक तापमान है ये 2 डिग्री सेल्सियस को टच ना कर जाए, इसके लिए भरपूर प्रयास भी करने हैं। तो आप लोग पढ़ते भी होंगे कि जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए जो देश हैं, काफ़ी सारे देश अपने अपने लेवल पर प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि जो न्यूजीलैंड है ये क्लाइमेट चेंजेस के लिए कानून ही ले आया है और इस पर कानून लाने वाला ये विश्व का पहला देश बना है। जो ब्रिटेन है ये क्लाइमेट इमरजेंसी लागू कर चुका है और क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला ब्रिटेन पहला देश बना है। हालांकि इस समस्या से कैसे निपटा जा सकता है, हर देश ने अपने अपने लेवल के लिए कानून भी बना रखे हैं। और ये रिपोर्ट जारी किसने की है? WMO ने। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1950 में हुई, हेडक्वार्टर स्थित है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला किया है? तो ऐसा फैसला भी हाल ही में विद्युत मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इस क्वेश्चन में जो टर्म लिखा हुआ है बायोमास, ये सभी आप जानते ही होंगे क्या है ये। तो बायोमास आप ये कह सकते हैं कि एक तरह की नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय है कहने का मतलब है कि इसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। तो ये गैस का वह मिश्रण होता है जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एक जैविक सामग्री के विघटन से उत्पन्न होती है। जैसे कि इसमें जो मुख्य घटक होता है ये क्या होता है? मीथेन। यदि देखा जाए तो ये जो बायोगैस होती है इसमें 55 से लेकर के 75% ये तो मीथेन ही होता है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। इसके अलावा 25 से 50% लगभग मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके अलावा भी अन्य कुछ गैसें हैं जो कि इसमें कम मात्रा में मौजूद होती हैं। तो यहाँ क्या बात की जा रही है कि कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाया जाएगा। बायोमास का उपयोग इसलिए भी बढ़ाया जाना है क्योंकि देखिए अब ये नवीकरणीय है, मतलब कि इसे हम कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। कभी भी प्राप्त कर सकते हैं वो तो सही है, लेकिन इसे किसी भी मात्रा में उपयोग किया जा सकता है, ये कभी भी खत्म नहीं होगी। तो इसका हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, सूटेबल है, इसलिए इसके प्रति जोर दिया जा रहा है। और इसलिए हाल ही में जो विद्युत मंत्रालय है इसके द्वारा विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग को बढ़ावा देने का फैसला किया गया है। हाल ही में किसने मध्याह्न भोजन योजना के तहत छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, जिसे आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ये भी कहते हैं, इसके माध्यम से मौद्रिक सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ये मंजूरी हाल ही में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी के द्वारा दी गई है। अभी है क्या? तो देखिए जब से ये लॉकडाउन चला है सबसे ज़्यादा इससे कौन प्रभावित हुआ है? एक तो निम्न वर्गीय परिवार, दूसरे मध्यम वर्गीय परिवार सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावित हुए हैं। तो धीरे धीरे इससे निपटने के लिए सरकार के द्वारा काफ़ी सारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। जैसे कि स्ट्रीट वेंडरों के लिए, मतलब कि जो रोड के किनारे छोटी छोटी शॉप लगाते हैं, इनके लिए सरकार ने कौन सी योजना चलाई थी? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, जिसे आप PM स्वनिधि योजना के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा गरीबों के लिए अन्य योजना चलाई गई है, इन्हें मुफ्त में अनाज देने के लिए। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रांसजेंडरों को हेल्प करने के लिए, वित्तीय सहायता प्रोवाइड करने के लिए इन्हें 1500 रुपये दिया जाना है वित्तीय सहायता के रूप में। किसानों के लिए भी काफ़ी सारी योजनाएं लाई गई थी। तो सारी योजनाएं तो चल ही रही थी, लेकिन इस बीच जो मिड डे मील के विद्यार्थी हैं जिन्हें कि
स्कूल जब वे जाते थे तब स्कूल के बीच में मतलब कि दोपहर में इन्हें भोजन मिला करता था। अच्छा, ये जो योजना है मिड डे मील की, ये कब से शुरू की गई थी? 1995 यानी कि 1995 में, जहाँ दोपहर में बच्चों को भोजन दिया जाता था कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को। तो 2 साल से तो स्कूल ही बंद है, तो ऐसे में इन बच्चों को वो भोजन यानी कि जो पोषण से भरा भोजन होता है ये इन्हें नहीं मिल पाया है। तो ऐसे में रमेश पोखरियाल जी ने क्या फ़ैसला किया है, जो कि बहुत अच्छा फ़ैसला है। इन्होंने फ़ैसला किया है कि जो भी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स यानी कि अभिभावकों के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, इस माध्यम से इन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी। मतलब कि डायरेक्ट ही इनके अकाउंट में पैसा भेज दिया जाएगा ताकि इस पैसे का इस्तेमाल ये कुछ पोषक पदार्थों को खरीदने में कर सके, जो कि उनके बच्चों के लिए लाभप्रद हो सकती है। अगला है टोक्यो ओलंपिक खेलों के कुश्ती मैच में अंपायरिंग करने वाले भारत के पहले रेफरी कौन बने हैं? ये बने हैं अशोक कुमार। टोक्यो ओलंपिक 2020, देखिए इसका नाम भले ही 2020 है क्योंकि ये लास्ट ईयर होना था, लेकिन कोरोना के कारण ये पोस्टपोन होते होते 2021 में पहुंच चुका है। ये होना कहाँ है? तो ये आयोजित किया जाएगा टोक्यो में। टोक्यो जो कि जापान की कैपिटल है। और टोक्यो से आप क्या याद रख सकते हैं? तो ये जो टोक्यो है ये सेफ सिटी इंडेक्स इसमें टॉप पर रही है। हालांकि ये 1 साल से ऊपर की न्यूज़ हो गई, लेकिन ये इंडेक्स में टॉप पर रही है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो ये आप याद रखेंगे। और इसी टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती मैचों में अंपायरिंग करने के लिए भारत के एकमात्र रेफरी जो कि बने हैं अशोक कुमार। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर नागेश्वर रेड्डी था। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, किस महिला के द्वारा माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई की गई है? इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।